गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग अपने क्विज कंटेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और प्रश्नों की एक बेहतरीन सीरीज जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और ये प्रश्न का दायरा जो है और लेवल जो है यूपीएससी से लेके जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं एसएससी और सीजीएल लेवल के, और यहाँ तक कि जो अलग अलग पीसीएस हैं उसमें भी काम आ सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पॉलिटी सेक्शन से है। किहतो होलोहन बनाम जचिल्लू एंड अडर 1992 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया। उस निर्णय पर आपको विचार करना। 1992 में एक जजमेंट आया था किहतो होलोहन एंड जचिल्लू एंड अदर। इसमें जो निर्णय दिया गया था वो क्या था? यू नो अबाउट दैट एंटी डिफेक्शन लॉ एडीएल, जो कि 1985 में 1985 में 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसलिए लाया गया ताकि ये जो दल बदल और आयाराम गयाराम की जो प्रवृत्ति थी उस पर लगाम लाया जा सके, और साथ साथ पार्टियों को अपने पार्टी के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाया जा सके। ऐसा ना हो कि हॉर्स ट्रेडिंग या फिर पद और प्रतिष्ठा और धन इत्यादि के लोभ में आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लगातार शिफ्ट करते रहें। तो इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए, रिस्ट्रिक्टेड करने के लिए 1985 में 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है और 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। इसी के संदर्भ में सबसे बड़ा विवाद का प्रश्न ये बन गया कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, और यही बात राज्यों के लिए भी सही है कि राज्यसभा के जो राज्यों के जो विधानसभा है उसके जो अध्यक्ष हैं और जो जहाँ जहाँ विधान परिषद है वहाँ उसके जो मेंबर हैं, यानी उनके जो सदस्य जो सभापति हैं कह सकते हैं उनको, उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के संदर्भ में कि जो व्यक्ति है या जो भी सदस्य है उसकी नियोग्यता का जो समय सीमा है, एक तो वो निर्धारित नहीं है, दूसरा उसका फाइनल जब तक निर्णय नहीं आएगा उस पर क्या विचार होगा, कब तक निर्णय दिया जाए। तो इसके संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, यही क्वेश्चन है। मैंने डिटेल कहानी बता दी, अब इसको आपको समझना है। तो इसके संबंध में 1992 में किहतो होलोहन बनाम जचिल्लू एंड अदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो इसमें कहा गया है कि क्या अदालत ने विधायकों की अयोग्यता के मामलों को तय करने की अध्यक्ष की जो विवेकाधीन पावर है उसको बरकरार रखा? क्या ये सही है? दूसरा, विधायकों की अयोग्यता के संबंध में अध्यक्ष या फिर सभापति के द्वारा जो निर्णय की जो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब अगर इस प्रश्न को ध्यान से समझें कि विधायकों की अयोग्यता के संबंध में जो अध्यक्ष या सभापति के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसके निर्णय लेने के पश्चात क्या न्यायिक निर्णय यानी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? तो मेरे ख्याल से आप इस प्रश्न को समझ चुके होंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसके रहें ऑप्शन ए प्रकार का। चलिए, इसका सही जवाब आई थिंक यू नो अबाउट दैट कि पहला उत्तर भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, 1992 के पहले इसमें जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान था वो नहीं था, और इसी जजमेंट इसी जजमेंट के द्वारा एक तरह से जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था की गई, क्योंकि वास्तव में जो अध्यक्ष या फिर सभापति जो होते हैं वो वास्तव में क्वासी जुडिशियल की भूमिका निभा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जितने भी प्रकार के जो न्यायिक निर्णय सुनाते हैं, चाहे वो संस्था हाईकोर्ट हो या फिर उसके जो अधीन न्यायालय हो या फिर जितने प्रकार के ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं, उनके द्वारा जो निर्णय सुनाया जाता है उस पर न्यायिक निर्णय इसलिए होगा क्योंकि वो वास्तव में न्यायिक निर्णय जो है ना, दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। वो बेसिक स्ट्रक्चर जो कि 1973 में केशव नंदन भारतीयवाद केस, 1973 में एक जजमेंट आया था केशवानंदन केस, यू नो अबाउट दैट। इस जजमेंट में इस बात को भी निकलकर सामने आया, और साथ साथ 1994 में एक जजमेंट आया था एसआर बॉम्बई वाद, जिसमें इस बात को मान्यता दिया गया
कि जो जुडिशियल रिव्यू है, दिस इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो स्वाभाविक है ये बात उठना ही चाहा। चलिए बहुत डिटेल में बताया, तो इसका सही जवाब आपको मिल चुका है। देखिए, केहतो होलोहन बनाम जचीलू एंड 1992 इस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विधायकों की अयोग्यता के मामलों को तय करने के दरमियान अध्यक्ष की जो विवेकाधीन पावर है वो बरकरार रहेगी। ऑफकोर्स अध्यक्ष के फैसलों को चुनौती दी जा सकती है, तो दिया जा सकता है, ऑफकोर्स चुनौती दी जा सकती है, सही है, लेकिन अदालत प्रक्रिया को रोक नहीं सकता है। ठीक है, अध्यक्ष या सभापति के द्वारा निर्णय लेने से पहले न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। पहले निर्णय ले लिया जाएगा, चाहे वो निर्णय 1 साल में हो या 4.5 साल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कोई मतलब टाइम लिमिट, जो टाइम सीमा, समय सीमा जो है वो निर्धारित ही नहीं थी पहले, और अभी भी कुछ खास नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम कोर्ट की अवमानना, न्यायालयों की अवमानना के बारे में समझते हैं। ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट COC, इसके संबंध में आपकी जानकारी चेक हो जाएगी इसमें। न्यायालय की अवमानना किसी न्यायालय और उसके अधिकारियों के प्रति अनादर या फिर अवज्ञा करने का अपराध है। सिंपल सा कंसेप्ट है। आपराधिक अवमानना का अर्थ किसी ऐसे मामले का प्रकाशन जिससे कि अदालत बदनाम हो जाए, या उसको अदालत के अधिकार को बदनाम करने की कोशिश को, क्या ये आपराधिक मामला होगा या सिविल मामला होगा। और भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है कोर्ट की अवमानना का, जबकि इसके लिए स्पेशल एक्ट लाया गया है 1971 का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो क्या ये सही है? आई थिंक यू नो अबाउट दैट। इसके लिए आपको सोचना होगा तीसरा ऑप्शन क्या सही है कि नहीं, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज अबाउट इट। देखिए, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा संविधान के आर्टिकल 129, जिसमें लोकसभा और मतलब सुप्रीम कोर्ट, और 215 यानी हाई कोर्ट को संविधान जिक्र करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो तीसरा खत्म। रही बात न्यायालय की अवमानना किसी भी न्यायालय के और उसके अधिकारियों के प्रति अनादर है, तो परिभाषा ही है, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन आपराधिक अवमानना प्रकाशन के संबंध में अदालत को बदनाम करना, ये आपराधिक अवमानना के संदर्भ में आता है या फिर दीवानी के संदर्भ में आता है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये दीवानी के संदर्भ में आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। ऑफकोर्स बी इज द राइट आंसर। आई थिंक 1 और 2 दोनों सही है, तो ये आपराधिक अवमानना ही है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अदालत की अवमानना अदालत के अधिकार, न्याय और सम्मान की एक तरह से बखेड़ा करना है, उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं घुसपैठ करना है और उसकी अवहेलना करना है, मानना नहीं है। सिविल अवमानना का सीधा अर्थ होता है कोई आदेश, कोई डिक्री, कोई निर्देश, कोई रीट, जो अदालत की जो समान प्रक्रिया है उसको जानबूझकर या फिर जानबूझकर उसको तोड़ने की कोशिश की जाए। जबकि आपराधिक अवमानना जो है वो किसी मामले के, चाहे शब्द बोलकर हो, लिखकर हो, या प्रकाश या दृश्य प्रदर्शन के माध्यम से आप उसको कहीं ना कहीं अवहेलना कर रहे हैं, उसमें घुसपैठ कर रहे हैं, तो ये है। तो दूसरा से प्रकाशन हो, चाहे वो प्रकाशन लिखकर हो, बोलकर हो, छापकर हो, वीडियो बनाकर हो, कहीं ना कहीं ये आपराधिक मामला है और ये कोर्ट के कंटेम्प्ट में आता है। तो दूसरा प्रश्न का जान लिया और हम आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए, एक पूछा गया था कि इसमें एक और प्रासंगिक प्रावधान देख लीजिए कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 129 और जैसे 215, जैसा कि मैंने बोला, ये 129 सुप्रीम कोर्ट और 215 हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 129 और 215, आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट और 215 हाई कोर्ट में लोगों को उनकी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार प्रदान करता है।
ओके। और न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की जो धारा 10 है, उसमें अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना को दंडित करने के लिए हाईकोर्ट की शक्ति को परिभाषित किया गया है। ओके। संविधान के सार्वजनिक व्यवस्था और मानहानि जैसे तत्वों के साथ साथ आर्टिकल 19 में जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो उचित प्रतिबंध लगाया गया है, उस उचित प्रतिबंध में अदालत की अवमानना भी शामिल है। यू नो अबाउट दैट आर्टिकल 19, इसमें 1 से लेकर 6 तक जो आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है, आर्टिकल 1 से 91, 19(1), 19(2), 19 इस तरह से, ठीक है। तो इसमें जो उचित रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में एक और क्लोज है, वो है कोर्ट की कंटेम्प्ट, उसको भी शामिल किया गया है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। आर्टिकल 356 जो है, आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है। मतलब शॉर्ट में कहें तो संविधान के नियमों का वहाँ पालन नहीं हो पा रहा है। ये दूसरा, संविधान के अनुसार हाईकोर्ट किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जांच और जांच की सिफारिश कर सकता है। इज इट राइट? क्या सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी ये पावर है कि वो किसी राज्य की जो संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई हो और जिसके कारण 356 का प्रयोग किया गया हो, और वो प्रयोग विवेकपूर्ण था, निष्पक्ष था, सही था कि नहीं था, अर्थात उस पर जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या जुडिशियल रिव्यू का पावर हाई कोर्ट के पास है? यही प्रश्न है इसको। तो देखिए, प्रथम स्टेटमेंट दैट्स सिंपल है, वो 356 की परिभाषा ही है। मतलब एक तरह से राष्ट्रपति शासन की अवधारणा है से जुड़ा हुआ है, जो ये बताता है कि आर्टिकल 356 का प्रयोग कब होगा? जब राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई हो, राज्य संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा हो, या राज्य जो है केंद्र के दिए गए दिशा निर्देशों का काम के आधार पर काम नहीं कर रहा हो, तब ये आर्टिकल 356 का प्रयोग होगा। लेकिन अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, वो उचित है, फेयर है, नहीं है, इसकी जो जुडिशियल रिव्यू होगी वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास अभी तक तो नहीं है तत्कालिक। और इस पर एक जजमेंट भी आया है, उस जजमेंट को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के रिस्पेक्ट में दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके पास ये जुडिशियल रिव्यू का पावर ऑन द बेसिस ऑफ 356 नहीं है। ओके, तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है केवल। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए एक जजमेंट है, इस जजमेंट को आप याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के संदर्भ में एक आदेश सुनाया था कि राज्य में संवैधानिक मशीन अगर फेल हो गया हो तो इसकी जांच नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राष्ट्रपति शासन की जांच करना और उसकी सिफारिश करना उस पर उच्च न्यायालय पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो 356 के बारे में तो अब बता दिया गया कि संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में। ये यूपीएससी के मेंस में पूछा जा चुका है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दी भारत के कंसेप्ट में धर्मनिरपेक्षता और पश्चिम देशों के कंसेप्ट में जो धर्मनिरपेक्षता है किस तरह से अलग है, इसको देखिए। धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है वो नकारात्मक कंसेप्ट है, नकारात्मक तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। इज इट राइट? दूसरा है कि धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी अवधारणा में जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें धर्म और राज्य के बीच पूरी तरह से अलगाव, वाटर टाइट कंपार्टमेंट, मतलब इधर राज्य है और इधर धर्म है, तो दोनों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है। राज्य जो है इसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगा धर्म के मामले में। क्या ये पश्चिमी अवधारणा है या भारतीय अवधारणा है? देखिए, पहला स्टेटमेंट फिर से आप देख लीजिए। संविधान में धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता वो नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। और दूसरा स्टेटमेंट जी हाँ बिल्कुल सही है कि पश्चिमी अवधारणा, जब आप पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण को अध्ययन करेंगे तो वहाँ पाएंगे कि राज्य वहाँ पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है, धर्म के मामले में। इसका मतलब है पूरी तरह से अलगाव की बात करता है। लेकिन भारतीय संदर्भ में ऐसा नहीं है। भारतीय संदर्भ जो है पूरी तरह से पॉजिटिव है, सकारात्मक है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य किसी विशेष धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन सभी धर्मों का प्रोटेक्शन तो करेगा, और खास करके किसी विशेष परिस्थिति में जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर मॉरलिटी हो या स्वास्थ्य हो, इससे अगर कुछ प्रभावित हो रहा हो ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट कि ये मेरा धर्मनिरपेक्ष है, ये मेरा मतलब धर्म के आधार पर आप धर्म की आड़ में आप मॉरलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो राज्य इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात भी करता है, मतलब एक तरह से सकारात्मक विभेद भी करता है, ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष यही है। तो भारतीय संदर्भ में पूरी तरह से आप समझ चुके होंगे, आप मेरे ख्याल से इसका सही जवाब आपको मिल चुका है। चलिए, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा यानी धर्म यानी चर्च और राज्य यानी राजनीति के बीच
पूरी तरह से पृथकता की बात करता है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट इन वाटर टाइट सेपरेशन की बात करता है। धर्मनिरपेक्षता की इसी संदर्भ को हम लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से कहते हैं, जो भारत में लागू नहीं होता है, क्योंकि भारत में यहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है, सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा की जाती है और उस पर किसी विशेष प्रकार का बोध मतलब विशेष प्रकार का प्रेशर नहीं होता है कि आप किसी विशेष धर्म को फॉलो कीजिए। यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष यानी धर्म के आधार पर आप किसी विशेष पर टैक्स भी नहीं लगा सकते हैं। हाँ, शुल्क लगाया जाता है, ठीक है, वो शुल्क और जो टैक्स है दैट्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्यों के गठन से संबंध में। देखिए, राज्यों के गठन जो है उसके संबंध में प्रश्न पर विचार करना है आपको। जो आपको पता है राज्य का निर्माण हमारे देश का जो राज्य है मतलब देश, शॉर्ट में इसको कहें तो आर्टिकल 12 में इसका जिक्र किया गया है कि राज्य क्या है, राज्य के अंदर कौन कौन आता है बॉडी, ठीक है, जिसमें आपको पता होगा सेंट्रल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। उसके अलावा उसके द्वारा पारित किया गया कोई कानून, उसके द्वारा जारी किया गया कोई भी बॉडी जो उसको फंडित करता हो, यहाँ तक कि उसको संचालित करता हो, उस पर कोई ना कोई मतलब एक तरह से कहे तो उसके पदों की नियुक्ति करता हो, उसको फंडिंग करता हो, और उसमें एक क्लोज है, क्या बोलते हैं उसको, सब्सटेंशली फंडेड, मतलब उचित एक तरह से कुछ ना कुछ मुआवजा देता हो या फिर उसके अधिकारों में घुसपैठ करने की क्षमता भी रखता हो, तो वो सारे के सारे बॉडी राज्य हैं। अब यहाँ पर राज्य का कंसेप्ट जो है वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है। हमारे यहाँ पर राज्य का कंसेप्ट कुछ अलग है। यू नो अबाउट दैट कि भारत जो है वास्तव में भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक है, राज्यों का संघ है। और यहाँ पर भारत के राज्यों का संघ जिसकी परिभाषा 1 में दी गई है, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। और दूसरा बात, भारत का जो निर्माण हुआ है वो राज्यों के समझौते का कोई परिणाम नहीं है। और ये दोनों बात जो है एग्जैक्टली लागू होता है अमेरिका के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ सिस्टम जो है, हमारे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, फेडरल शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। हमारे यहाँ एकात्मकता और संघात्मकता दोनों का बोध होता है। तो ये संबंध में अनुच्छेद 3 के बारे में पढ़िए पहले, एक्स्ट्रा बातें छोड़ के। अनुच्छेद 3 संसद को भारत संघ में प्रवेश करने और नए राज्यों के गठन से जुड़ा हुआ है। दूसरा, राष्ट्रपति एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त कर सकता है कि संबंधित राज्य के विधानमंडल को विधेयक संदर्भित करना होगा और वह राज्य विधायिका को विचार पर बाध्य होता है। मतलब राज्य के जो भी विचार होंगे विधायिका की, राज्य का निर्माण करना है नहीं करना है, तो क्या राष्ट्रपति इस पर बाध्य है? तो आई थिंक यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही नहीं है, ध्यान रहे कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत है? देखिए, पहला स्टेटमेंट तो गलत ही है, क्योंकि संसद अनुच्छेद 3 नहीं बल्कि अनुच्छेद 2 बात करता है भारत में संघ में प्रवेश की बात। नए राज्यों अब तक नहीं बना है उसके बारे में, नए राज्यों के गठन, ठीक है, उसके बारे में बताता है। और राष्ट्रपति जो है वो राज्यों के विधायिका के विचारों को मानने के लिए बाध्य है, ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें आंसर हो जाएगा सी होगा आंसर, ठीक है। अनुच्छेद 3 में देखिए, अनुच्छेद 3 में संसद को पावर दिया है, संसद विधि द्वारा, संसद जो है कानून बनाकर किसी भी राज्य में उसका क्षेत्र बदल सकता है, उसके राज्य ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में। अनुच्छेद 3 जो है वो स्पष्ट रूप से बोलता है कि जो पहले से राज्य एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके लिए एप्लीकेबल होगा, जबकि अनुच्छेद 2 जो होगा वो नए होंगे, मतलब अब तक नहीं था, ठीक है, उसके निर्माण की बात करता है। तो किसी भी 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों को भाग को मिलाकर या राज्य क्षेत्र या राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है। उसकी सीमाएं को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, परिवर्तन किया सकता है, उसकी सीमा में नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ये सब अनुच्छेद 3 में है और इसमें 2 शर्तें हैं। एक तो इस प्रकार का विधेयक जो होगा वो राष्ट्रपति की मंजूरी से लाया जाएगा पहले, और दूसरा बात है कि राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को सिफारिश के लिए भेजेगा। कहाँ पर भेजेगा? राज्य को, उस राज्य को, पार्टिकुलर राज्य को, और उसको अपने निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना जवाब देना पड़ेगा। हालांकि राज्य विधानमंडल के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किया जाएगा राष्ट्रपति उसको मानने के लिए, ऐसे नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और 2 में मैंने बता दिया कि 2 जो है अनुच्छेद 2 संसद को भारत संघ में प्रवेश करने नए राज्यों को ऐसे नियम की शर्तों पर स्थापित करता है। और राष्ट्रपति जो है वो राज्य विधायिका के विचारों को मानने का बाध्य नहीं है। तो मैं 5 प्रश्नों का बेहतरीन डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।